गुड इवनिंग सबको। पिछले टर्म पे हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बेसिक्स देखे कि ये होता क्या है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, और नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम हम कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। अगर एक फ्रेम है, मान लेते हैं ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है एस नॉट, दिस इज इनर्शियल, ठीक है ना, और एक फ्रेम है एस, अलग अलग फ्रेम है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक, यहां से देखने पे, यहां पे ऑब्जर्वर हो अगर, और वो यहाँ पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट देखे, तो क्योंकि पूरा फ्रेम चल रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए चीज़ों को आसान रखने के लिए, तो इसको ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई देगा। लेकिन अगर इस फ्रेम में कोई खड़ा हो जाए तो क्या हो, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, इस तरफ को ए एक्सेलरेशन से आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ये वही है पर फ्रेम आगे जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इधर को आ रहा है। जैसा हम लोग किसी बस, ट्रेन या मूविंग व्हीकल में बैठते हैं और चल रही होती है ट्रेन, तो हमको दिखता है ना पेड़ आगे को निकल आ रहे हैं, हमारी तरफ को आ रहे हैं, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि कानपुर आ गया, दिल्ली आ गया, हम पहुँचे हैं, पर वो हमारी डे टू डे लाइफ में इतना घुला हुआ है सूडो फ्रेम, इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ से देखने पे इसका ऑब्जेक्ट को ओ मान लो, तो ए ओ एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल टू माइनस का ए। ये समझ में आ रहा, जितने एक्सेलरेशन से ये फ्रेम चल रहा है उतने एक्सेलरेशन से इस पे हमें फोर्स लगता हुआ, उसी एक्सेलरेशन का करस्पॉन्डिंग फोर्स लगता हुआ मिलता है। और इसके देखने पे, यानी ऑब्जर्वर जो एस नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, अच्छा भाई हमको कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिख रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स जो इसको चला रहा है, क्योंकि न्यूटन के लॉ हमेशा वैलिड करने होते हैं, ठीक है ना। तो उसको वैलिड करने के लिए हम एक सूडो का मतलब होता है नकली, जो ना हो, ठीक है ना, सूडो फोर्स लगाते हैं विच इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए माइनस का लिया है उल्टे डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ को फ्रेम चल रहा हो, जो फ्रेम का एक्सेलरेशन हो उसका उल्टा एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का मान लो, तो सूडो फोर्स जस्टिफाई हो जाएगा। लिफ्ट की बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है एक वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक है ना। जब तक लिफ्ट अपनी जगह पे है तो इस पे फोर्स जो लग रहा है, मान लेते हैं इसका वेट W नीचे, अगर ये ऊपर को चल दिया लिफ्ट इस तरफ को ए एक्सेलरेशन से, तो वेट तो लग ही रहा है, वेट तो नीचे को लग ही रहा है, लेकिन ये लिफ्ट किधर को गई, ऊपर को। और इसके हिसाब से जो भी हमने देखा, हम क्योंकि लिफ्ट ऊपर को गई तो हम क्या मानेंगे कि सूडो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे को। ऊपर को लिफ्ट गई, फ्रेम किधर गया, ऊपर को, तो उसका सूडो फोर्स किधर को मानेंगे, नीचे को। यानी कि इसी तरफ एक फोर्स बढ़ गई, और मान लो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था ए, ऑब्जेक्ट का मास था m, तो ये हो गया m a, ठीक है ना, ए एल से दिखा दिया लिफ्ट के हिसाब से। अगर यही लिफ्ट नीचे को जा रही होती ए डैश से, तो क्या होता, W माइनस एम ए डैश। क्यों, क्योंकि लिफ्ट नीचे को गई तो सूडो फोर्स ऊपर को लगा। अब तुम लोग एज्यूम करो, इमेजिन करो ये बात कि तुम लोग एक लिफ्ट में हो और लिफ्ट नीचे को जा रही, तो हल्का हल्का फील होता है, नहीं यकीन हो तो लिफ्ट का तार काट तो बहुत ही हल्का फील होगा, फ्री फॉल हो जाएगा। और वही लिफ्ट जब ऊपर को जा रही होती तो ऐसा लगता है हमारा वजन बढ़ गया है, भारी भारी सा फील होता है, ठीक है ना। तो ये सूडो फोर्सेज है, इनको वैलिड कराते क्यों है, क्योंकि हमने कसम खाई हुई क्या कि न्यूटन के लॉज हर जगह लगा के ही मानेंगे। तो ऐसे जिद्दी, ऐसे आशिक लोग जानते हो ना कौन होते हैं, पागल होते हैं लोग,
तो ऐसे लोग जो न्यूटन के लॉज के पीछे पागल हैं, उनकी बात को रखने के लिए हमने एक सूडो फोर्स, सूडो मतलब नकली फोर्स जो है नहीं और उसका इफेक्ट टाइप का फील हो रहा है, तो हमने मान लिया है कि एक सूडो फोर्स लगेगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं। ठीक, तो बाहर से देखने पे हमको कुछ अलग नहीं दिखेगा, न्यूटन के लॉज दिखेंगे, अंदर से देखने पे हमको दिखेगा। भाई यहाँ पे मान लो एक कैमरा लगा देते हैं, इधर एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कैमरा सीसीटीवी वाला, और उसका फोकस है वेइंग मशीन के रीडिंग पे। लिफ्ट में लगा हुआ कैमरा फील ही नहीं करेगा कि लिफ्ट चल रही, देखने की बात है। लेकिन कैमरा देखेगा कभी वेट ज़्यादा आ रहा है, कभी वेट कम आ रहा है, कभी वेट वही है जो है नॉर्मल। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या लगाई, सूडो फोर्स। तो याद रखना, सूडो फोर्स निकालने का तरीका बड़ा आसान है। फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से चल रहा हो उसके उल्टे डायरेक्शन में उतने ही एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग एक फोर्स मान लेते हैं। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है मोमेंटम। हमने पिछली बार पढ़ा था ना, मोमेंटम तो देखा था mv होता है, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम होता है, राइट। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ डिराइव किया था ना, मुझे लग रहा है F = dp/dt। सेकेंड लॉ तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। थर्ड लॉ पढ़ेंगे आज, बड़ा ही जरूरी लॉ है। और थर्ड लॉ कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी। ए ने जो बी पे फोर्स लगाया वो था FBA, ठीक है ना, बी पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू ए। और बी ने जो ए पे फोर्स लगाया वो था FAB। न्यूटन ने बोला कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे उतना ही एग्जैक्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का पर उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। यानी अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो FBA इज इक्वल टू -FAB। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो FBA इज इक्वल टू -FAB, यानी फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या है, कोई भी एक फोर्स जो दूसरी बॉडी पे लग रही है, और रिएक्शन क्या है, दूसरी बॉडी के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, फोर्स होते हैं, इसलिए एक्शन और रिएक्शन के डायमेंशन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक। ये तो एकदम क्लियर है, नोट कर लो इसको, 9th में पढ़ा होगा। आई होप नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। हो गया, अच्छा। याद रखना, ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है यही असली लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। कई बार क्वेश्चन स्कूल लेवल पे तो आ ही जाता है कि प्रूव दैट दिस इज रियल लॉ ऑफ मोशन, या व्हाई इज इट कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत आसान है, पहले सेकंड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद करते हैं, क्या था, F = d/dt ऑफ P। यहाँ पे P क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है ना। चलो पहले लॉ की बात करते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इफ फोर्स इज 0 दिस मीन्स नो, यानी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव। टेक्निकली अब मैंने बताया भी था कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट या तो रुका है तो रुका रहेगा, और अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। यानी ध्यान से देखना, अगर मैं कह दूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m टाइम्स dv/dt, ऐसा लिख सकते हैं। अगर f 0 हो गया, ठीक है ना, इफ f इज 0
इसका मतलब m dv/dt इज 0, या m को उधर भेज दो तो dv/dt इज 0, और ये होता क्या है, एक्सेलरेशन के बराबर, एक्सेलरेशन इज 0, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स हो गए। यही तो है फर्स्ट लॉ। मैथमेटिकली कितना आसान है देखना, समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करना चाहो तो कर लो। देखो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ तो बड़ा आसान है डिराइव करना। थर्ड लॉ की बात करने के लिए हम एक इमेजिनरी सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, और उसको पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाइन्थ में टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहता है, ध्यान से सुनना, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है 0, तो इसका मतलब कि जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमेशा वैलिड है। अगर एफ एक्सटर्नल इज 0 तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से, क्वांटम लेवल से, फोटॉन्स तक का मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है ना। केवल दो ही लॉ एब्सोल्यूट मिलेंगे तुम्हें, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, बाकी सारे लॉ गलत हो जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन तक सीमित है, न्यूक्लियर रिएक्शन आते ही गलत हो जाता है, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में गलत हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी वैलिड नहीं होते हैं हर जगह, केवल सर्टेन सिनेरियोज में ही वैलिड है। यहाँ पे हमेशा वैलिड है, हमेशा मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ठीक है ना। और मोमेंटम कंजर्व है, इसको समझने के लिए दो पार्टिकल मान लेते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। मास 1 चल रहा है u1 स्पीड से और मास 2 चल रहा है u2 स्पीड से। ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, भिड़े और चल दिए वापस, ठीक। अब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन्स में और अच्छे से पढ़ाएंगे सारी चीजें, अभी केवल थर्ड लॉ डिराइव करने की कोशिश करते हैं सेकेंड लॉ से, ठीक है। मास 1 अब चलने लगा v1 स्पीड से और मास 2 चलने लगा अब v2 स्पीड से, यानी देयर आर टू मासेस m1 m2 इनिशियली मूविंग एट स्पीड u1 u2 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग विद स्पीड्स v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। तो कोलिजन के पहले, इस लाइन के ऊपर कोलिजन के पहले की बात है, क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रही है, कोई बाहर से आके भिड़ा रहा है क्या, आपस की जो भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम है pi और फाइनल मोमेंटम है pf। इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, वेक्टर की बात कर ले फुल लिखेंगे, प्लस m2 u2, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, और ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 फाइनल मोमेंटम। ये क्लियर है एकदम। इनिशियल मोमेंटम इसका टोटल, किसी भी सिस्टम की बात कर सकते हैं हम, एक पार्टिकल भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा अनेक पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, होगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि pi इज इक्वल टू p ऑफ f, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज 0, ब्रैकेट में लिख देंगे बात, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इनिशियल की वैल्यू डाल देते हैं, क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2। यहां तक क्लियर है क्या? एक काम करो, एक काम करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में चाहो तो लिख लो, चाहो तो नॉर्मल भी लिख सकते हो, उससे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं।
तो इससे निकालना है हमको थर्ड लॉ, ठीक है ना। सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ पे आते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ होता है डीपी dt, यही होता है ना सेकेंड लॉ, यही तो कहता है एफ इज डीपी dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। और एक्सटर्नल फोर्स हमने कितना रखा हुआ है, 0। तो क्या मैं कह सकता हूं डीपी dt इज 0? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0 तो क्या चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0? मैं ऐसा कह सकता हूं ना, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0 तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए, और अगर चेंज इज 0 इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, राइट, यही तो बात हुई। तो चलो वैल्यू डाल लेते हैं, ये दोनों बराबर है, यहां से आया है, ये दोनों बराबर है। m1 वाले टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, m2 वाले टर्म्स एक तरफ ले चलते हैं, तो कुछ इस तरह का बनेगा m1u1 माइनस m1v1, दिस इज इक्वल्स टू m2u2 ऐसा कुछ बनेगा ना, m2v2 माइनस m2u2, ठीक है ना। एक काम करो यहां तक नोट करो, तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं। चलो लेट अस कंटिन्यू। यहां तक तो हमने देख ही लिया था, m1u1 माइनस m1v1 इक्वल्स m2v2 माइनस m2u2। याद रखना एक में v2 माइनस u2 आ रहा है, एक में u1 माइनस v1 आ रहा है, एक तरफ उल्टा ऐसा है ना। तो इसको दोबारा लिख लेता हूं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आया m2v2, m2 कॉमन लेने के बाद माइनस u2 कुछ ऐसा इक्वल्स m1 कॉमन ले लिया u1 माइनस v1, कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना। क्या था, क्लियर एकदम? अच्छा एक काम करो, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या बनेगा m2, और फाइनल माइनस इनिशियल ही तो लिखा है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या मैं इसको डेल्टा v लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, और यहां से माइनस साइन अगर कॉमन ले लो तो क्या यहां पे v1 माइनस u1 बन जाएगा, देख लो उसके बाद नोट करो, v1 माइनस u1 बन जाएगा माइनस साइन के बाद, और यहां पे भी हो जाएगा डेल्टा v1। याद रखना सब कुछ आया कहां से, सेकेंड लॉ से चल रहा है, ठीक। दोनों साइड टाइम का डिवाइड मान सकते हैं, तो छोटे से टाइम की बात करें तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया सेकेंड बॉडी का एक्सेलरेशन, ये हो गया फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं m2a2 इक्वल्स m1a1, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, ध्यान से देखो कुछ गलत है, माइनस साइन मिसिंग है। और 2 पे कौन सी फोर्स लगा रहे, 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2 पे किसने फोर्स लगा, 1 में। ऐसे तो था ना, दो पार्टिकल चल रहे थे आपस में भिड़े, और फिर तो ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम की बात करें तो जो 2 पे फोर्स लगी वो 1 ने लगाई, और वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जो 1 पे फोर्स लगाई वो 2 ने लगाई, यही तो हमको प्रूव करना था। F21 इज इक्वल टू माइनस F12। शुरू कहां से किया सब कुछ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, वहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया, और वहीं से ये भी देख लिया। तो इसको नोट कर लो, ये जरूरी चीज है, स्कूल लेवल पे तो बहुत आती है, और हम लोग कॉम्पिटिटिव में भी इसका इस्तेमाल काफी करने वाले, तो जल्दी से नोट कर लो इसको फटाक से। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
एक दो क्वेश्चन उठाते हैं, है ना, जेई मेंस के उठा रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। किताब में आप लोग को बता चुका हूँ, अच्छी यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, बड़े ही ऑथेंटिक राइटर है जितेंद्र सिंह जी। तो उन्हीं किताबें 2024 एडिशन है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। इसमें मेंस और एडवांस के ही ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन 1986, यानी एडवांस नहीं था उस समय, तो ये था IIT। एडवांस नहीं लिखा जाता है, तो एडवांस और मेंस तो बेवकूफ बनाने का तरीका है। शायद तुम लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब की कहानी है, या पिछले जन्म में खटिया पे पड़े होंगे मांगने से पहले। क्वेश्चन सुनना, लिखने की जरूरत नहीं है। A reference frame attached to the earth, यही क्वेश्चन। A reference frame attached to the earth, ब्रैकेट में लिखा है वन और मोर ऑप्शंस करें, तो अर्थ के रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए है इज इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। मैं लिख दूं क्या इसको, लिख देता हूं, ठीक है ना। A reference frame, पढ़ाई के जनरल, attached to earth, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है इज इनर्शियल बाय डेफिनेशन, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे, अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए इसलिए लिख रहा हूं। दूसरा है कैन नॉट बी इनर्शियल बिकॉज अर्थ इज इवॉल्विंग, कैन नॉट बी इनर्शियल केस ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सीओ का मतलब होता है केस ऑफ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ पूरा नहीं लिखना चाहता हूं। तीसरा ऑप्शन है इज इनर्शियल बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, ठीक है ना। तीन ऑप्शन हो गए, और चौथा ऑप्शन कह रहा है is non-inertial, cannot be inertial because the earth is rotating on its axis, can't be inertial because earth is rotating, ठीक। थोड़ा समय बर्बाद हुआ पर क्वेश्चन पढ़ने का हमको मौका मिला। 1986, 1986, अगर तुम्हें 86 का मतलब नहीं पता है तो तुम काफी छोटी उम्र के हो, कई बड़ी उम्र वालों को भी नहीं पता होता है। खैर, काम की बात पे आते हैं। तो ये चार ऑप्शन है, आराम से पढ़ो, IIT एडवांस 1986 का क्वेश्चन। भाई क्योंकि वन और मोर देन वन इज करेक्ट, तो हमको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। एक बार देख लेता हूं सारे ऑप्शन मैंने सही लिखे हैं। हाँ ठीक है, बताओ भाई क्या हो सकता है, गेस करो क्या। हाँ, केस ऑफ, या बिकॉज भी लिख सकते हो, तो बिकॉज कर लो। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन सही होगा कि नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा कि नहीं। क्या अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है? क्यों नहीं है? नहीं है। अगर कह रहे हो नहीं है तो ए और सी दोनों गलत हो गए। ए और सी दोनों हम ले ही नहीं सकते क्योंकि इनर्शियल लिखा हुआ। और अगर है तो बी और डी हम नहीं ले सकते। अर्थ इनर्शियल है कि नहीं? पिछली क्लास में मैंने बताया था, थोड़ा सा इसका आइडिया दिया।
एग्जैक्टली रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट भी कर, रिवॉल्व भी कर रही है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसलिए अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। इनर्शियल फ्रेम, हर इनर्शियल फ्रेम एक जैसा लगना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर एक इनर्शियल फ्रेम है, मान लेते हैं F1 फ्रेम, X1 फ्रेम है और X2 भी इनर्शियल फ्रेम है, तो X1 X2 से एक जैसी चीजें दिखनी चाहिए। तुमको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, इधर देख लो पहले, बाद में लिखना। इमेजिन करो एकदम, अरे वो बचपन में पढ़ा था, सन राइजेस फ्रॉम एंड सेट्स इन वेस्ट। क्या सन एक्चुअली चलते हुए दिख रहा है हमें? रोटेट हो रही है, सन भी चलता है, बट बहुत आसपास की बातें नहीं करेंगे, भी बहुत दूर की बातें नहीं करेंगे, आसपास की बातें करेंगे। तो अर्थ रोटेट हो रही है, जिसकी वजह से लग रहा है सन उल्टे तरफ चल रहा है, यानी अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? क्योंकि हमको सन को चलाना पड़ गया। रात के समय ये मून के साथ भी होता है, ठीक है ना, मून भी चलता है। करवा चौथ वाले दिन अगर तुमने देखा हो, मम्मी लोग बड़ा ही उत्सुक रहती है, जल्दी चांद निकले, उस दिन बड़ी देर में निकलता है ना। सुनो, मून भी चलते हुए दिख रहा है, और मून तो चल भी रहा है हमारे यहाँ, और इतनी तेज भी नहीं चलता है कि आपका विद इन कुछ आवर्स चक्कर लगा दे, आप घूम रही हो, राइट। अच्छा, स्टार्स चलते हुए दिखते हैं क्या? स्टार्स भी चलते हुए दिखते हैं। केवल एक सितारा है जो अपनी जगह फिक्स्ड है, कौन सा? पोल स्टार, ध्रुव तारा, पता है ना। बाकी तो सारे चलते हुए दिख ही रहे ना, कॉन्स्टिलेशंस के कॉन्स्टिलेशन चल रहे। और अगर हमको सब कुछ चलते हुए दिख रहा है, इसका मतलब हमें सूडो फोर्स लगानी पड़ रही है, और सूडो फोर्स लग रही है, तो अर्थ कैसा फ्रेम हुआ? कई बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा कि अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन, बट जब रोटेशन और रिवॉल्यूशन को कंसीडर करोगे तो अर्थ विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इट कैन नॉट बी इनर्शियल। नोट करने की क्या जरूरत है, तो बाद में भी देख सकते हो, आईआईटी का क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितना बेसिक्स पे ध्यान दिया। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, तब मेंस एडवांस होता नहीं था, तब लोग समझदार हुआ करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a force acts for 20 seconds on a body of mass 20 kg। तो एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg, और इसमें एक फोर्स F लग रहा है फॉर टाइम 20 सेकेंड। मान के चलिए कि फोर्स कांस्टेंट है, अगर दिया ना हो तो, ठीक है ना। और ये बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, ठीक है ना। A force acts for 20 seconds on a body of mass 20 kg starting from rest, after which the force ceases। ceases का मतलब खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, रुक जाती है। And then body describes 50 meters in next 10 seconds। तो भाई 50 मीटर जाता है ये ऑब्जेक्ट 10 सेकेंड के अंतराल, ठीक है। फोर्स की वैल्यू बतानी है, 9th के क्वेश्चन से, तुम ध्यान से सोचो। क्वेश्चन समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, यानी इसका u जो है वो 0 है। फाइनल स्पीड कुछ मान लेते हैं कि 20 सेकेंड्स में इतना चली, और v आ गई इसकी स्पीड, और कह रहा है कि अगले 10 सेकेंड में ये 50 मीटर जाता है ऑब्जेक्ट। फोर्स हट गया, ठीक है ना, तब ये 50 मीटर जा रहा है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ फोर्स। ऑप्शन है 5, 20, 40 और 10। और तुम ध्यान से सुनोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये 2023 मेंस का क्वेश्चन। बहुत कठिन दिख रहा है क्या? 5, 20, 40 और 10। देखते हैं, ट्राई करो, एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं कराता हूं उसको, नहीं आएगा तो।
देखो इस तरह के घटिया क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहीं से भी आईआईटी लायक नहीं है, इसीलिए मैंने आईआईटी नहीं लिखा, ये मेंस का क्वेश्चन है, इतना ही कठिन क्वेश्चन हो सकता है। देखो भाई, हमको अगर ये V पता चल जाए तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फोर्स निकालना, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है ma या F टाइम्स V माइनस U अपॉन T, यही तो है ना। पहली क्वेश्चन से निकाला है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हमको V निकालना है, और जहां ये फोर्स लगना बंद हुआ स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट, यानी 10 सेकंड दिस बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो लेट अस फाइंड द स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v हो गया 5 मीटर पर सेकंड। सारी वैल्यू उठा के डाल दो, कुछ गड़बड़ है क्या, m होगा, m आएगा, तो f हो जाएगा m टाइम्स v माइनस u अपॉन t। तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर ही नहीं देखा मैंने, करेक्ट। बहुत कठिन था क्या, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस है तो नीट लेवल का भी है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं मेंस का 2023, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से जो पॉइंट करता है किसी पार्टिकल की तरफ। कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर r इक्वल्स 10t i कैप प्लस 15t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप, और ये मीटर में, मीटर, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल, बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज का लास्ट है, छोटी क्लास है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल किस डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन है पॉजिटिव z एक्सिस, दूसरा है पॉजिटिव y एक्सिस, तीसरा है पॉजिटिव x एक्सिस, या चौथा है xy प्लेन। 2023 मेंस का क्वेश्चन। कूल लिखना हो या अच्छा लगना हो तो आईआईटी भी लिखना। पोजीशन वेक्टर कुछ याद है क्या, सेकंड लॉ याद है क्या, अभी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज, मतलब पिछले क्लास में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू applied external unbalanced force and takes place in the direction of force। और अगर तुमको थोड़ा सा याद हो तो हमने पढ़ा था F होता है m टाइम्स ऑफ E, ठीक है ना। A और R में कोई रिलेशन पढ़ा है क्या, पोजीशन और एक्सेलरेशन में कोई रिलेशन। पोजीशन से एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचोगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो, यानी इसको क्या करना होगा, 2 बार डिफरेंशिएट। देखो देखो ध्यान से देखो, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं F इज इक्वल्स टू m टाइम्स dv dt लिख सकता हूं, और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, dr dt। तो क्या मैं फोर्स को ऐसा लिख सकता हूं m टाइम्स d2 dt2 ऑफ r, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और फिर जिस डायरेक्शन में ये वैल्यू आएगी उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कहता है कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहां फोर्स लगाओगे उसी तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, या उसी तरफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है, पहले वेलोसिटी निकालते हैं, ये होगा dr बाई dt,
डिफरेंशिएट करो, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट, तो ये हो गया 10 आई कैप, आर का टी का डिफरेंशिएशन 1, और इसका हो गया 30 टी जे कैप, ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं उससे, यहाँ तक क्लियर है। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हो जाएगा डी वी डी टी, ये हो जाएगा d2r बाई dt2, कितना आएगा 10i तो 0 हो गया कांस्टेंट है, और 30t का कितना हो गया 30 j कैप। ठीक, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया, j कैप यानी y एक्सिस, और कौन सी y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक, तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बुक का है। पॉजिटिव y एक्सिस इज करेक्ट। मेंस का क्वेश्चन पहली बार देखा तो बड़ा अजीब सा लगा ना, लेकिन देखो क्या कहीं से भी न्यूटन का लॉ कुछ लग रहा है इसमें, क्या डेफिनेशन लगी, क्या डेफिनेशन लगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन वेक्टर होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो होता है ना पोजीशन, और फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर आपको किसी भी समय का क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एट अ गिवन टाइम। इससे पहले वाला फिर अभी थोड़ी देर में बताते हैं, पहले वाला देखिए, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर से निकाला वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकाला एक्सेलरेशन, जिस तरफ एक्सेलरेशन उसी तरफ फोर्स, एक्चुअली उल्टा, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन आज मेंस के, 3 क्वेश्चन आज मेंस के करे, कल ज्यादा करे थे, ऑन रिकॉर्ड था ना कल, तो सारे क्वेश्चंस ऑन रिकॉर्ड था क्या, अच्छा कल नहीं किए, मतलब लास्ट टर्न वाले नहीं किए थे, हाँ तो कोई बात नहीं। तो 3 क्वेश्चन करे आईआईटी के, 1986 और 2023 एकदम एक्सट्रीम एंड्स के करके देखे हम लोगों ने, आसान होता है। नेक्स्ट टर्न पे और क्वेश्चन इसी टॉपिक के हम लोग मोस्टली इसके क्वेश्चन ही अभी करें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट क्वेश्चंस।